गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टॉपिक में हमने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा है। उसमें एक टर्म थी पॉलन कीट। तो देखो पॉलन कीट क्या होता है कि कीटों के द्वारा परागित पुष्प कीटों के द्वारा परागित पुष्प के पराग कणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन कीट कहते हैं। तो पॉलन कीट किसे कहते हैं? वे पुष्प जो कीटों के द्वारा परागित हो जाते हैं उनके ऊपर एक तेल की परत पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन कीट कहते हैं। ये पॉलन कीट गंध युक्त होती है, चिपचिपी होती है। गंध युक्त होने के कारण ये क्या करती है, कीटों को आकर्षित करती है अपनी ओर, और चिपचिपी होती है, तो जिसके कारण परागकण आसानी से चिपक जाते हैं। अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, परागकणों की सुरक्षा करती है। टैपेटम कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन बाह्य चोल में खाली स्थान में भरे रहते हैं। टैपेटम कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन बाह्यचोल के खाली स्थानों में भरे रहते हैं तथा ये नमी के संपर्क में आने पर मनुष्य में क्या उत्पन्न कर देते हैं, एलर्जी या बुखार उत्पन्न कर देते हैं। यानी क्या मतलब है इसका? टैपेटम की कोशिकाओं के द्वारा एक प्रोटीन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वो प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है? बाह्यचोल के जो खाली स्थान भरे होते हैं उनके अंदर भर जाती है, ठीक है। जब ये बाह्यचोल, ठीक है, जब नमी के संपर्क में आती है तो मनुष्य के अंदर क्या उत्पन्न करती है, एलर्जी उत्पन्न कर देती है। जैसे कांग्रेस घास, ठीक है, इसे हाथी घास भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, क्लियर। और ज्वार, इसका साइंटिफिक नेम है सोरगम वल्गैर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना ये कि पराग कणों को द्रवित नाइट्रोजन कितना होता है, -196, ठीक है। ये इसका तापमान है जहाँ पर इसको संरक्षित रखा जाता है, क्लियर। अनाज के परागकणों का जीवन काल कितना होता है? 30 मिनट होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था पॉलन कीट, वो हमने कवर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं नर अब हम पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्तन। तो देखो नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। यह अगुणित, जब जो अगुणित लघु बीजाणु था, परागकण की संरचना थी, हमने पढ़ा था वही। देखो अगुणित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अगुणित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। देखो अब देखो नर युग्मकोद्भिद कहते किसे हैं? पराग नलिका और दो नर युग्मक युक्त अंकुरित संरचना को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी एक पराग नलिका होनी चाहिए और दो नर युग्मक होने चाहिए, ठीक है। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब देखो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन दो चरणों में होता है। पहला चरण होता है परागण से पहले और दूसरा चरण होता है परागण के बाद। तो बात करते हैं परागण क्या होता है। जब परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है, या कीटों के द्वारा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो अब देखो यह क्रिया जो प्रथम चरण होता है वह परागण से पहले होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में परागकण आकार और आयतन में क्या करते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। जैसे ही आकार और आयतन में वृद्धि कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दो असमान कोशिका कौन सी होती है? पहली होती है कायिक कोशिका, दूसरी होती है जनन कोशिका। इस समय देखो कितनी कोशिका हो गई, दो कोशिका हो गई, एक कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। इनके अंदर भी इसका भी एक केंद्र के, इसका भी केंद्र के। तो इस समय क्या हो जाता है, परागकण द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रिकीय अवस्था में आ जाता है। और इसी अवस्था में, जब कौन सी अवस्था, द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रिकीय अवस्था होती है, इसी अवस्था में परागकण का परागण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बारे में। तो देखो बात करते हैं कायिक कोशिका। तो देखो कायिक कोशिका में क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बाद में ये कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है, ठीक है। और इस कायिक कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं तथा इनके अंदर कोशिकाओं के आकार और संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब इस कायिक कोशिका के केंद्रक में विभाजन होता है तो क्या बनता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। जब कायिक कोशिका के केंद्रक में विभाजन होता है तो क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनन कोशिका के बारे में। तो जनन कोशिका, इसका आकार कैसा होता है, लेंस जैसा होता है, ठीक है। लेकिन बाद में ये कैसे हो जाती है, गोल हो जाती है। फिर ये कृमि के रूप में दिखाई देती है। कृमि वर्म होते हैं ना, वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो कृमि जैसे दिखाई देती है, ठीक है।
और इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, यानी जनन कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य कैसा होता है, कम होता है। लेकिन इनके अंदर केंद्र के अंदर जो पाए जाने वाला क्रोमेटिन पदार्थ है तो वो क्या होता है, अधिक होता है। यानी क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है, अधिक होता है। और जब इसकी केंद्रक में विभाजन होता है तो दो नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर तो दो नर युग्मक बन गए और यहाँ पर परागनलिका का निर्माण हो गया। तो हमारे पास वो कंडीशन आ गई है कि एक परागनलिका और दो नर युग्मक युक्त संरचना को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड चरण। सेकंड चरण के अंदर क्या होता है कि जब परागण के बाद होता है, ठीक है, तो कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर पराग नलिका का निर्माण करती है। कायिक कोशिका की भित्ति क्या करती है, इस जनन छिद्र में से निकल करके पराग नलिका का निर्माण करती है और पराग नलिका वर्तिका से बीजांड की ओर गति करती है। कायिक कोशिका का केंद्रक नलिका में आ जाता है, ठीक है। ये कायिक कोशिका का केंद्र के किस में आ जाता है, नलिका में आ जाता है। तो इसे अब क्या कहते हैं, नलिका केंद्र कहते हैं, जो कुछ समय पश्चात में नष्ट हो जाता है। जब नलिका केंद्रक नष्ट हो जाता है तो ठीक उसी समय जनन कोशिका का केंद्रक भी किस में आ जाता है, पराग नलिका में आ जाता है और समसूत्र विभाजन से विभाजित होकर के दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। इस प्रकार हमारे क्या हो गया, एक पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो देखो ये कंडीशन है, ये पराग नलिका है, ठीक है, ये दो नर युग्मकों का निर्माण हुआ है और ये था नलिका केंद्रक जो कुछ समय पश्चात में नष्ट हो जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में देखते हैं तो ये परागकण होता है जो आकार और आयतन में वृद्धि करता है। उसके पश्चात देखो ये रसदानी होती है, ये केंद्रक होता है। तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कायिक कोशिका ये वाली और ये वाली कोशिका क्या आ जाती है, जनन कोशिका, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़ेंगे।